गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर का। और लास्ट पार्ट जो हम देखेंगे ओके वाटरवेज, और उसके बाद एयरवेज, और फाइनली कम्युनिकेशन। सबसे पहले वाटरवेज स्टार्ट करते हैं। सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो सिंस अर्ली डेज, सबसे पहले के जमाने से, ठीक है, जब से यूरोपियंस इंडिया में आए थे, तो तब से वो लोग के कौन से रूट से आए थे? वाटरवेज से आए थे। जैसे कि मैंने बताया था कि वो लोग बोट वगैरह से आए थे। हाँ, हालांकि उसमें इंजन और प्रोपेलर वगैरह नहीं होता है। वो हवा से जो है उसके बोट के ऊपर लगा रहता है, एक पर्दा टाइप का लगा रहता है, तो हवा से वो बोट जो है मूव करती है, ओके, विंड से। देर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो जो वाटरवेज है वो दो टाइप के हैं। एक तो इनलैंड वाटरवेज, यानी जैसे कंट्री इंडिया है तो इंडिया के अंदर जो रिवर्स है, ठीक है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, ठीक है, तापी रिवर हो गई। तो जब कंट्री के अंदर की रिवर्स में वाटरवे से जब ट्रैवलिंग होता है तो उसको इनलैंड वाटरवे कहा जाता है। और सी रूट्स यानी क्या, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं अगर ओशन के थ्रू, तो उसे हम बोलेंगे सी रूट्स। सो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सो नेविगेबल रिवर्स यानी जैसे हमारे इंडिया में जो है मेन गंगा और ब्रह्मपुत्र, और दूसरी जो नदियां है, ओके, यमुना वगैरह, तो उसमें भी ये इनलैंड वाटरवेज चलता है। So important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America and the River Nile in Africa. So इंडिया में कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर नॉर्थ अमेरिका में है ग्रेट लेक्स, एंड रिवर नाइल है अफ्रीका। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to other country. तो सी रूट्स और ओशनिक रूट्स जो है वो किसके लिए यूज होते हैं? जो ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स। तो जो जो भी सामान वगैरह, जैसे कि मान लो गाड़ियां वगैरह बनती है दूसरी कंट्रीज में, वो जब एक दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट होती है तो वो ज्यादातर सी रूट्स के थ्रू होती है। ओके, तो दो कंट्रीज के बीच में जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज होती है, तो उसमें जितना भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो वो होता है थ्रू वाटरवेज, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। देखो, अब मुझे 50 किलो का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मैं उसको अगर एरोप्लेन में भेजूंगा तो पहले तो मुझे एरोप्लेन जितनी हाइट तक उड़ता है उस हाइट तक उस सामान को लिफ्ट करना पड़ेगा, एरोप्लेन उसको लिफ्ट करेगी, क्लियर, और फिर वहां ट्रैवल करके फिर दूसरी कंट्री में जाके लैंड करेगी। तो इससे अच्छा शिप में क्या होगा, शिप में उस सामान को लिफ्ट करने की जो एनर्जी है वो नहीं जाएगी, खाली वहां तक पहुंचाने की एनर्जी जाएगी, क्लियर। तो बिकॉज अगर एरोप्लेन में हम ज्यादा बल्की लोड्स जो है, बल्की लोड्स हम एरोप्लेन में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ओके, उसके लिए हम सी रूट्स यूज करते हैं। जो लार्ज कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना, देखा होगा कभी कभी हाईवेज पे बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं जिसपे पीछे कंटेनर लगा रहता है, तो वो सारे कंटेनर्स के अंदर बहुत सारा गुड्स रहता है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक मैप दिया है, ओके, वर्ल्ड मैप। तो ये जो लाइंस है ये कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स है। जैसे यहाँ पे देखो, इंडिया से इस तरफ से जैसे स्यूज कैनाल के थ्रू यूरोप जाया जा सकता है, ठीक है। फिर अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से फिर अमेरिका की तरफ जाया जा सकता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्लियर। और आगे हम देखते हैं, दिस रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। तो ये सारे रूट्स किससे कनेक्टेड रहते हैं? कंट्री के पोर्ट्स, ओके। सो सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो ये जैसे मुंबई के पोर्ट की इमेज है, मुंबई में जो सी पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नाम याद रखना, ओके। सो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट है, सी पोर्ट है, ठीक है। यहीं पे सारा मेन जो है इंपोर्ट जो भी आता है यूरोपियन कंट्री से वो यहीं पे आके रुकता है, ठीक है। जो शिप्स आते हैं वो यहीं पे आके रुकते हैं, फिर यहाँ से कंटेनर्स जो है अनलोड किए जाते हैं, फिर कंट्री के अंदर दूसरे पार्ट्स तक, या तो ट्रेन के थ्रू, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मालगाड़ी, मालगाड़ी में देखना पीछे सारे कंटेनर्स रखे रहते हैं। तो वो कंटेनर्स फिर एक सिटी से, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाए जाते हैं, या तो थ्रू रेलवे नेटवर्क या फिर थ्रू रोडवेज नेटवर्क, जैसे ट्रक्स के पीछे भी हम कंटेनर्स वगैरह देखते हैं, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम है, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन सी जगह पे है? न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, फिर रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, फिर डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, एंड लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। तो सिडनी जो है वो एक पोर्ट पोर्ट है, पोर्ट टाउन है, क्लियर।
और हमें पता है जो पोर्ट टाउन होता है ना वो वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का सिडनी इतना डेवलप्ड है, ठीक है, अमेरिका का न्यूयॉर्क इतना डेवलप्ड है। अब एशिया में मुंबई और सिंगापुर इतने ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि वहीं पे ज्यादातर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सामान जो है उसी पोर्ट से जाता है, तो इसलिए वो पोर्ट जो है फ्लरिश्ड है। फोर्थ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया रोडवेज, हमने देख लिया रेलवेज, फिर हमने देख लिया वाटरवेज और अब है हमारा एयरवेज, ठीक है। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। एरोप्लेन की जो स्पीड होती है ना 600-700 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये स्पीड जो है जमीन पे अटेन नहीं की जा सकती। बुगाटी वेरॉन जो है ना वो भी कितनी 400 450 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चल सकती है। और नॉर्मल अपने वो स्पीड पे ऐसा नहीं कि डेली गाड़ियां चलती है, अपने नेशनल हाईवेज वगैरह जो है एक्सप्रेस वेज वगैरह है, तो उस पे जो अपनी मैक्सिमम गाड़ियां जाती है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ठीक है। तुम अपने फैमिली कार में भी देखना कि हाईएस्ट जो स्पीडोमीटर है उसमें हाईएस्ट स्पीड कहाँ तक दिखाती है, खाली 220 240 दिखाते हैं, उससे ज्यादा स्पीड से गाड़ियां चल नहीं सकती है रोड। ओके। और रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवे नेटवर्क के अंदर तो हमने देख लिया कि भाई एवरेज स्पीड 80-100 किलोमीटर पर आवर है, उससे ज्यादा नहीं है। और चलो अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। लेकिन एरोप्लेन्स की बात करें तो 500 600 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन्स जो है उड़ते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके। इंडिया से यूरोप 6 से 7 घंटे में पहुंचाया जा सकता है। सूरत से हैदराबाद जाना है, ओके, तुम सोच रहे हो सर बार बार हैदराबाद हैदराबाद का ही क्यों एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूँ, है ना, मेरी सिस्टर जो है वो वहीं पे रहती है, तो इसलिए मुझे उसका थोड़ा नॉलेज है कि चलो सूरत से हैदराबाद हम जाएंगे बाय ट्रेन अगर हम जाते हैं। ओके, बाय ट्रेन अगर हम जाते हैं तो 24 घंटे लगते हैं, 22 या 24 घंटे। ओके। और बाय रोड भी अगर हम जाएंगे कार वगैरह लेके तो भी 20 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही। लेकिन बाय एरोप्लेन अगर हम जाएंगे तो 1.5 आवर। ओके। सूरत से फ्लाइट है डायरेक्ट हैदराबाद की, तो 1.5 आवर में हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। सूरत से बैंगलोर जाना है तो भी सेम टाइम 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स में हम सूरत से बैंगलोर पहुंच जाएंगे। वही अगर ट्रेन में जाएंगे तो 28 घंटे लगेंगे। क्लियर। सो हम बोल सकते हैं एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। यस, एक्सपेंसिव भी है। सूरत से हैदराबाद ट्रेन का कॉस्ट मैंने कितना बताया था, 500-600 रुपए। और फ्लाइट अगर तुम लोगे, ठीक है, तो 3,000 रुपए का टिकट आएगा एक फ्लाइट का। और इवन फ्लाइट में तो देखो एक और है कि भाई 2 साल का बच्चा है ना तो भी उसका फ्लाइट का टिकट उतना ही लगता है, ठीक है। तो मेरी सिस्टर जब आती है तो उसका 3,000 खुद का, 3,500, और उसकी जो डॉटर उसकी जो डॉटर है, ठीक है, तो उसका भी 3,000 रुपये लग जाता है। जबकि ट्रेन में क्या होता है 5 साल से कम बच्चों का तो टिकट ही नहीं लगता है। सो एरोप्लेन में तुम फास्टेस्ट पहुंच तो जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उतना ही तुम्हें ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज होता है ना वो कोई नॉर्मल फ्यूल नहीं होता है। जेट जेट प्लेन्स के लिए, ओके, प्लेन्स के लिए अलग ही जेट फ्यूल आता है, अनलीडेड फ्यूल, वो अलग टाइप का फ्यूल आता है। जो नॉर्मल पेट्रोल पंप पे हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं ना वो फ्यूल एरोप्लेन में नहीं चलता है। तो एरोप्लेन का फ्यूल और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। So air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. तो एयर ट्रैफिक जो होता है वो अफेक्ट होता है, कभी कभी खराब मौसम रहा, ठीक है, फॉग रहा, स्टॉर्म्स रहा, तो फ्लाइट्स वगैरह जो है थोड़ा डीले वगैरह रहते हैं। Only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. हाँ, ये ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ जिससे कि हम ऐसे रिमोट एरियाज में पहुंच सकते हैं जहाँ पे रोडवे या रेलवे का नेटवर्क नहीं है। जैसे कि मान लो कोई आइलैंड है तो वहां पहुंचना है, तो जैसे कि सी प्लेन्स वगैरह आजकल आ गए जो कि जिसको लैंड कराने के लिए मतलब रनवे की जरूरत नहीं है। ओके, वो सी के ओशन के ऊपर ही लैंड होते हैं, वहीं से फिर टेक ऑफ भी कर देते हैं। तो जो सी प्लेन्स होते हैं वो रिमोट एरियाज में आराम से पहुंच सकते हैं। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, cloth and medicines। तो हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो भी यूज होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, इनएक्सेसिबल एरियाज में पहुंच सकते हैं। और देखो हेलीकॉप्टर को है ना ऐसे रनवे पे एकदम फास्ट दौड़ के फिर टेक ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर एक ही जगह से टेक ऑफ कर सकता है। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हेलीकॉप्टर के अंदर कि इसको कहीं पे भी लैंड कराया जा सकता है, इसको रनवे की जरूरत भी नहीं है। क्लियर। एक
समतल जमीन होनी चाहिए थोड़ी सी, बस उस पे ये आराम से, जितना हेलीकॉप्टर का एरिया है उतना जमीन होना चाहिए, तो वहां ये आराम से लैंड कर सकता है। और ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है एक ही जगह हवा में मंडरा सकता है, मतलब एक ही जगह स्टॉप कर सकता है हवा में। जबकि एरोप्लेन में ऐसा नहीं है, एरोप्लेन अगर एक जगह स्टॉप होगी ना तो वो नीचे आके गिर जाएगी। जबकि हेलीकॉप्टर एक ही जगह रह सकता है, तो जब हेलीकॉप्टर एक ही जगह मंडरा सकता है तो वो यूज होता है लोगों को रेस्क्यू करने में। ओके, जब भी फ्लड वगैरह जो आते हैं, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आता है, लोगों को खाना पहुंचाना है सिटी एरियाज के अंदर, ठीक है, कपड़े पहुंचाने हैं, मेडिसिन पहुंचाने हैं, तो हेलीकॉप्टर्स जो है एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं ये सारे केसेस में। इवन हमारी आर्मी जो है, जैसे कि हिमालयाज वगैरह जहाँ पे हमारी आर्मी है, तो वहाँ पे बहुत सारे सामान जो है आर्मी को पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स ओनली। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर, फिर इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। कैरो, ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स है वर्ल्ड के। दिल्ली, मुंबई, इंडिया के। तो दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम याद रखना, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई में है हमारा छत्रपति छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दिल्ली और मुंबई के हमारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में से माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। फिर न्यूयॉर्क आ गया, फिर लंदन आ गया। तो हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है कंप्लीट कर दिया। हमारा चैप्टर था सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेटलमेंट पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। फिर ट्रांसपोर्ट वाला जो पार्ट है, ट्रांसपोर्ट में हमने चार चीजें देखी, रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, फिर वाटरवेज और फिर एयरवेज। तो हमने ये पार्ट भी कवर कर दिया। अब हमारा आखिरी पार्ट आ गया है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन होता क्या है, जैसे इमेज से पता चल सकता है, लोग एक दूसरे को मैसेजेस या अपनी जो भी टॉक्स होते हैं वो पास करते हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे से बातें कर पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आए हैं, ह्यूमंस ने बहुत सारे न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाए हैं। जैसे अभी हमारा उत्तरायण फेस्टिवल गया था, तो मैसेज पहुंचाना चाह सभी फ्रेंड्स को, ठीक है, कि भाई चलो हैप्पी उत्तरायण, तो हमने क्या किया, व्हाट्सएप पे सभी को मैसेजेस पास ऑन कर दिए, तो हमारा मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन हो गया, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम बात करें, तो हम एक इमेज देखेंगे जिसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. तो कम्युनिकेशन के फील्ड में जो एडवांसमेंट हुआ है उससे काफी ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया है। एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस तुरंत पास ऑन हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो भी तुरंत पास ऑन हो जाती है। और कम्युनिकेशन पहले कैसा हुआ करता था कि भाई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना पड़ता था। ओके, या तो फिर पहले कबूतर वगैरह में कबूतर के साथ वो मैसेज पास बांध के उसके साथ पहुंचाया जाता था। बाहुबली मूवी में देखा होगा, वो ईगल आता है बाहुबली के पास मैसेज लेके, ठीक है, कि क्या बोला था उसने कि भाई राजमाता ने हुक्म दिया है कि तुम इसको लेके आ जाओ, किडनैप करके लेके आ जाओ, ऐसा उठा के लेके आ जाओ। फिर ये इसके थ्रू होता था। उसके बाद क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो होता था थ्रू लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, पोस्टमैन आता था, घर घर जाके लेटर बांट के आता था। तो आज तो वो तो बिल्कुल ही नहीं रहा। फिर होता था न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और आज के टाइम के जो बात करें हम, ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस है कम्युनिकेशन के लिए। टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट जो कि फोन से कनेक्टेड रहता है, तो उससे भी हम बहुत सारे मैसेजेस या फोन्स वगैरह पास ऑन करते हैं। फिर होता है थिएटर कम्युनिकेशन, थिएटर में भी प्लेस वगैरह होते हैं, तो उससे लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है पहुंचाई जाती है। Different modes of communication are used to provide information to educate as well as to entertain. तो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, या तो लोगों को एजुकेट करने के लिए या फिर लोगों को एंटरटेन करने के लिए। जैसे कार्टून नेटवर्क्स वगैरह वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, मूवीज वगैरह हम देखते हैं तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, क्लियर। तो वो सारी मूवीज जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, तो वो थ्रू द इंटरनेट हम वो सारी चीजें देख पाते हैं। Through newspaper, radio and television, we can communicate with a large number of people. तो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन की हेल्प से हम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। न्यूज़पेपर देखो प्रिंट होता है, पूरे शहर में बांटा जाता है,
तो सभी लोग सेम न्यूज़ जो है सभी लोगों के पास पहुंच पाती है। फिर रेडियो भी पहले लोग बहुत सुना करते थे, आजकल तो रेडियो उतना नहीं सुनते। हाँ, टेलीविजन काफी ज्यादा देखा जाता है। ओके, हर घर में टेलीविजन तो होता ही है, तो टेलीविजन में भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह आ गए। फिर मूवी चैनल स्टार गोल्ड वगैरह, तो हम उससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है टेलीविजन के थ्रू भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाती है। सो इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, इनको क्या कहा जाता है, मास मीडिया। Satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. तो सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन और ज़्यादा फास्ट हो गया। सैटेलाइट्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंटरनेट वगैरह जो चलता है वो भी सैटेलाइट की मदद से ही चलता है। सैटेलाइट्स नहीं होती तो इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं होती। ओके, वाईफाई फैसिलिटीज वगैरह भी नहीं होती। और इसी के साथ साथ सैटेलाइट्स जो होती है वो अर्थ के एक ही पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा स्टडी करती है। तो उस जगह पे कितना मिनरल वेल्थ है, अंडरग्राउंड वाटर वगैरह कितना है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। और इसी के साथ साथ कोई डिजास्टर वगैरह आने वाला रहता है, कोई साइक्लोन करके आने वाला रहता है, ठीक है, तो उसकी भी पहले से ही वार्निंग जो है हमें मिल जाती है कि भाई कल या परसों में कोई फलाना फलाना साइक्लोन जो है वो आके स्ट्रक करेगा। वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। हम ईमेल्स वगैरह जो भेजते हैं एक दूसरे को, वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट भेजे जाते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेल्युलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। तो आजकल जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो थ्रू होता है वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस, यानी कि मोबाइल फोन्स या फिर सेल फोन्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और फोन्स में भी पिछले 10 साल में तो काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन आया है। जैसे कि आजकल स्मार्टफोन्स जो आ गए हैं, उसमें तो उन्होंने तो मतलब हद ही पार कर दी है। सारी चीजें तुम्हारे फोन में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. तो इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही है, और इसी के साथ साथ हमारी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है। कैसे बना दिया है? नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवे एंड इवन सिनेमा एंड होटल सिटिंग एट होम। ठीक है, होटल त्रिवागो, त्रिवागो की ऐड आती थी, याद हो तो हम टिकट्स वगैरह जो बुक करते हैं वो भी घर बैठे बैठे बुक कर सकते हैं। पहले क्या था, रेलवे टिकट बुक करना है तो रेलवे काउंटर जाना पड़ता था, एयर टिकट बुक करना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ता था, सिनेमा का टिकट बुक करना है तो किसी सिनेमा हॉल, टाइम सिनेमा, पीवीआर वगैरह वहां जाके फिर टिकट लाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, एप्लीकेशन आ गई है, बुक माई शो। बुक माई शो पे तुम कोई भी सिनेमा हॉल का तुम टिकट बुक कर सकते हो, कोई भी टाइमिंग का। फिर तुम goibibo.com चालू कर दो, तुम वहां से एयर एयर टिकट बुक कर सकते हो। फिर अपना इंडियन रेलवेज का IRCTC जो वेबसाइट है वो तो है ही है, ठीक है, जिसपे तुम रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हो। तो ये सब इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ और ज्यादा आसान हो गई है। अब हम घर बैठे बैठे ही टिकट्स बुक कर सकते हैं, हमें फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है। So with this of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. तो इंटरकनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों के बीच में, और जो सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है हमें, जो इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट हो चुके हैं इतने सारे वर्ल्ड वाइड, तो हम बोल सकते हैं वी आर अ मेंबर्स ऑफ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। अब जो है दूरियां कम हो गई है। क्लियर? सो वी आर मेंबर ऑफ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ओवर।